नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। लगातार मांग उठ रही थी कि कोटा में जो बच्चे फंसे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो देश के कोने कोने में फंसे हैं, उन्हें वापस लाने की। अब जब इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ किया कि हम सक्षम नहीं हैं लाने के लिए और अपनी बातों को वो कोर्ट में ले गए, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कहा गया है कि अब जो मज़दूर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने राज्य इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जाएंगे। खैर, सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि जिस तरीके से बिहार की अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से बिहार सरकार ने काम किया है, वो कहीं ना कहीं अब कटघरे में खड़ा करता है सवाल को कि क्या बिहार सरकार सक्षम है, क्या जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है उस गाइडलाइंस के तहत बिहार सरकार अपने मज़दूरों और अपने बच्चों को बिहार ला पाएगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। सियासत तेज हो गई थी सर कोटा के बच्चों को लेकर, मजदूरों को लेकर। अब जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दिया है तो स्वागत कर रहे हैं नीतीश कुमार, और ये नीतीश कुमार ही थे जो इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर गए थे। देखिए, मैंने दबाव पड़ रहा था नीतीश कुमार पर, सब लोग मांग कर रहे थे, मैंने हम लोग तो मांग कर ही रहे थे। हम विरोधी दल हैं, मुख्य विरोधी दल हैं, तो एक भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मांग कर रहे थे कि साहब बच्चों को ले आया जाए, बच्चों को ले आया जाए। एक सोशल प्रेशर था महिला बच्चों को ले आने के लिए, और बाहर जो हमारे मैंने प्रवासी मजदूर हैं उनको ले आने के बारे में बातचीत हो रही थी। तो नीतीश कुमार बार बार इसकी दुहाई दे रहे थे कि साहब लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, बावजूद इसके कि हमारे बगल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अपने बच्चों को ले आए, बच्चों को ही नहीं ले आए, अपने यहाँ के प्रवासी मजदूरों को भी ले आए। आपको हिमाचल प्रदेश, आसाम, आपको उत्तराखंड, हरियाणा, इन सब के बच्चे ले आए, लेकिन नीतीश कुमार जी बराबर दुहाई देते रहे कि लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। पिछली दफ़ा प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत किया, उसमें भी नीतीश जी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का धारा जो है पढ़ करके बता रहे थे कि धारा वो क्या करता है। इस बीच में कल जो है लाठीचार्ज हो गया सूरत में। फिर वहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं घर जाने के लिए, वो लोग आरोप लगा रहे थे कि लॉकडाउन में भी उनसे माने अमानवीय ढंग से काम कराया जा रहा है, उनको भोजन भी नहीं दिया जा रहा है, उनको पैसा भी, मेहनताना भी नहीं मिल रहा है। इसके पहले जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह चुके थे प्रधानमंत्री से कि हमारे यहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं वो उनको वापस भेजने का इंतजाम किया जाए, इसलिए कि बड़ी संख्या में हैं और हम लोग उनका खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है। एक बात समझ लेने की ज़रूरत है कि जीएसटी जब से आया है तब से राज्यों के पास जो है राजस्व का जरिया बहुत कम हो गया है, उनकी आमदनी का स्रोत जो है लगभग सूख गया है। अब दो ही जरिया है जिसके जरिए राज्य जो है वो राजस्व जो है वसूली करते हैं। एक जो है एक्साइज जिसको शराब वाला डिपार्टमेंट, और दूसरे है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की हालत है कि लॉकडाउन में न डीजल की बिक्री हो रही, न पेट्रोल की बिक्री हो रही है, पूरे देश भर में शराबबंदी हो गई है, तो राज्यों के आमदनी का स्रोत जो है सूख गया है। तो महाराष्ट्र जैसा राज्य जो है उसने हाथ खड़ा कर लिया कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनका खर्च हमसे वहन अब नहीं हो सकता। इस बीच में नीतीश कुमार जी ने भी कहा, तो सब मिला जुला करके असर पड़ा, दबाव पड़ा, भारत सरकार ने मैंने इजाज़त दिया है ये करने का। अब नीतीश कुमार जी खुद जो है सेहरा ले रहे हैं कि हमारे वजह से ख़त्म हुआ, स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो हमारे समझ में नहीं आ रही है वो ये कि निर्देश ये दिया गया है कि सड़क मार्ग से बच्चे और प्रवासी मजदूर अपने यहाँ लाए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? अब एक बस में मान लीजिए कि 50 लोग बैठ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 गज की दूरी जो है बना कर रखें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का वो पैमाना 2 गज की दूरी बना रहे हैं। 2 गज की दूरी को छोड़ भी दिया जाए, 1 गज की दूरी भी हो जाए, तो इसका मतलब है कि बस की जो क्षमता है यात्रियों को बैठाने की, वो क्षमता घट के आधी हो जाती है। तो एक बस में 25 या 30 से अधिक आदमी नहीं बैठ सकते। अब हमारे यहाँ के लगभग 30 लाख मजदूर जो है बाहर में फंसे हुए हैं।
30 लाख मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कितने बस की जरूरत पड़ेगी। हमने एक मित्र से, मेरा हिसाब बहुत कमज़ोर है, गणित के मामले में हम विद्यार्थी जीवन से ही बड़ा कमज़ोर रहे हैं, तो मैंने एक मित्र को आज फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि भाई ज़रा बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये जो बाहर हमारे 30 लाख, तेजस्वी कह रहे हैं 40 लाख भी हो सकता है, इतने लोग जो फंसे हुए हैं उनको हम कैसे ले आएंगे। यहाँ क्या नाम है, कोटा में राजस्थान में जो है 4-5 हज़ार लड़के फंसे हुए हैं, कैसे आएंगे। अब लोग बता रहे हैं कि साहब कम से कम 1.5 लाख बस की ज़रूरत होगी। नीतीश कुमार जी कहाँ से बस ले आएंगे। और ये सबके लिए लागू हुआ है। देखिए बगल में झारखंड है, झारखंड में हमारी सरकार है मतलब कि गठबंधन की सरकार है, उसमें हम भी शामिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहाँ हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसमें बाज़ाब्ता शामिल है। झारखंड की स्थिति आप देख लीजिए, इतनी बुरी हालत है। और झारखंड की जो बड़ी आबादी है वो एकदम गरीब आबादी है। ये सारा मैंने आप निकाल करके देख लीजिए, वहाँ का आंकड़ा 27%, 28% जो है वहाँ मैंने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, 8-9% वहाँ अनुसूचित जाति के लोग हैं। अति पिछड़ा को जोड़ दीजिए, माइनॉरिटी को जोड़ दीजिए तो 75% लोग जो है इस तरह के हैं जिनकी बड़ी आबादी की स्थिति जो है बहुत खराब है। सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार लोग हैं, तो बिहार में भी हैं। कहाँ से इतने बसों का इंतजाम होगा। झारखंड सरकार का कहना है कि हमारे 6 लाख 7 लाख जो है हमारे यहाँ के श्रमिक जो है बाहर में हैं। तो ये एक अजीब स्थिति है। तो हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे कि भाई आप स्वागत कर रहे हैं, हम सुशील मोदी जी से भी जानना चाहेंगे, वो आभार व्यक्त कर रहे हैं बिहार की जनता की ओर से। हमको लगता है कि दोनों गलती कर रहे हैं। दोनों से हम ये जानना चाहेंगे कि भाई ज़रा हिसाब लगा करके बताइए कि कितने बसों की ज़रूरत होगी और ये बस आप कहाँ से ले आएंगे, इसकी जानकारी दीजिए। इसका एक सहज तरीका था। देखिए नरेंद्र मोदी जी, हमको कभी कभी सुबह होता है कि उन्होंने चाय बेची है, गरीबी देखी है या नहीं देखी है। चाहे नोटबंदी का मामला हो, 8 बजे शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और 12 बजे रात से सारा नोट जो है उसका मूल्य खत्म हो जाता है और कागज़ बन जाता है। कितने लोग जो है नोट बदलवाने के लाइन में उनकी जान चली गई, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी उनके सहानुभूति के बारे में, उनके बारे में चर्चा तक नहीं किया। आज इस बार भी वही हुआ। 8 बजे रात में आपने घोषणा किया, 12 बजे रात से आपने लॉकडाउन शुरू कर दिया। उसका नतीजा हुआ कि प्रवासी मजदूर बदहवास सड़कों पर झुंड का झुंड जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। झुंड का रोजगार खत्म हो गया। रोजगार खत्म हो गया तो रहेंगे कैसे भाई। जहाँ वो काम करते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ से निकाल दिया गया। जहाँ दिन घरों में रहते थे, मकान मालिक ने उनका घर खाली करा दिया और चले जा रहे हैं। कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री जी ने उनके पीड़ा का, अपने मन की बात हो या मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, कभी भी उनके पीड़ा का जो है वर्णन नहीं किया। तो इसीलिए संदेह होता है कि वो आदमी ने गरीबी देखी है कि नहीं देखी है। अब आप राज्यों पर आपने डाल दिया। साहब ये बुरी हालत है। लगभग 40 करोड़ लोग हैं जो इस देश में, जो दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले लोग हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। उनका जीवन कैसे चलेगा। लॉकडाउन होगा तो लॉकडाउन हम पालन कर सकते हैं, हमारे तबके के लोग पालन कर सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग पालन कर सकते हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग पालन कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो एक कमरे के मकान में पूरा परिवार रहता है, 2 कमरे के मकान में 10-10 लोग रहते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से पालन कर पाएंगे भाई। और वो कोरोना से मरे या नहीं, भूख से वो मर जाएंगे। उनकी परेशानी यही है। कई मजदूरों को हम लोगों ने बोलते हुए सुना कि कोरोना हमको मारे या नहीं, भूख तो हमको मार देगी। इनका सोशल डिस्टेंसिंग आप इस ढंग से लॉकडाउन किए हुए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। जो बड़े लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, आप सोशल लॉकडाउन ख़त्म भी कीजिएगा तो भी वो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से ये करोड़ों लोग जो है ऐसी अमानवीय
जिंदगी माने गुजारने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो इंसान की जिंदगी नहीं हो सकती। इसलिए हमको कभी कभी संदेह होता है, उनके लिए कोई घोषणा जो है सरकार ने नहीं की है। हमारे क्या नाम है सुशील मोदी जी का हम बयान देख रहे थे, उन्होंने कहा कि 1,70,000 करोड़ रिलीफ का घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया है। इतिहास में, आज़ादी के बाद इतिहास में इतने बड़े रिलीफ की घोषणा नहीं की है। अगर उसको आप देखिएगा तो जीडीपी का मात्र 0.8% जो है वो 1,70,000 होता है। और दूसरे मुल्कों को आप देख लीजिए, अमेरिका ने कितना खर्चा किया, यूरोप ने कितना खर्चा किया। तो यहाँ एक पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं लोग, मांग रहे हैं यहाँ तक कि जीएसटी में जो राज्यों का हिस्सा होता है वो भारत सरकार नहीं दे रही है। हमने अभी हेमंत सोरेन का इंटरव्यू सुना था एनडीटीवी पर, वो बेचारे ये कह रहे थे भेदभाव हो रहा है, उंगली पर आप नचा रहे हैं, एक पैसा नहीं दे रहे हैं। और कह रहे हैं दूसरे ओर सुशील मोदी जैसे लोग कह रहे हैं कि इतिहास में नहीं मिला, कम से कम इनको जीडीपी का 4% 5% जो है खर्च करना पड़ेगा। ऐसे इकोनॉमी जो है देश की पटरी पर नहीं आने वाली है। ये कोरोना के पहले से ही देश में आर्थिक मंदी चल रही थी और अर्थव्यवस्था को पूरा बर्बाद करके रख दिया माने कोरोना ने और लॉकडाउन ने। इसलिए ये लॉकडाउन निश्चित कालीन आप नहीं चला सकते हैं। आप जो है जो लॉकडाउन में रह सकते हैं, बगैर लॉकडाउन के घोषणा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, वो खुद कर लेंगे। वो जागरूक लोग हैं, सचेत लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं। लेकिन भूख जिनको मार देगी, ऐसे तबके के लोगों को बंद करके रखना घरों में, ये ठीक नहीं है। इसलिए दो बात इसमें उठता है, तो भारत सरकार जो है क्या करने जा रही है, और दूसरे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से ये सवाल बनता है कि आप बताइए हिसाब जोड़ करके कि हमारे जो 25 लाख 30 लाख लोग बाहर में हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कितने बसों की जरूरत होगी और बिहार सरकार उन बसों की कैसे व्यवस्था करेगी। ये सवाल हमारा प्रतिपक्ष की ओर से है, विरोधी दल की ओर से है, बिहार की जनता की ओर से है, उन प्रवासी मजदूरों की ओर से है। हम ये जानना चाहेंगे। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।